नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से जो है प्रगतिशील कविता की प्रवृत्तियों के अंतर्गत वामपंथी विचारधारा और राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। प्रगतिशील कविता पर मार्क्सवाद के प्रभाव का कारण 30 के बाद की परिस्थितियाँ हैं। 1930 के बाद क्या परिस्थिति थी? स्वतंत्रता के लिए संग्राम जो है उसकी लड़ाई तेज हो चुकी थी। तो 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ के अस्तित्व में आने ने दुनिया भर के कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रभावित और प्रेरित किया था। सोवियत संघ ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को अपना समर्थन दिया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद पर सोवियत संघ की लाल सेना की निर्णायक जीत ने दुनिया भर की वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के हौसले बुलंद कर दिए। इसका असर भारत के लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। जो भी परिस्थिति होती है समाज की, वो लेखक पर और बुद्धिजीवी पर पड़ती है। उसी के द्वारा जो है वो चाहे पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तैयार होनी हो या फिर सामान्य पुस्तकें तैयार होनी हो या फिर जो लेखक अपनी तरफ से जो भी लेखनी चला रहे हैं, काव्य लिखा जा रहा हो या गद्य, उस पर उन चीज़ों का प्रभाव निश्चित रूप से आता है जो उस समय चल रही होती है। तो मैथिली शरण गुप्त से लेकर सुमित्रानंदन पंत ने मार्क्स और मार्क्सवाद के प्रति कविताओं के माध्यम से अपना श्रद्धा भाव का इजहार किया। जब हिटलर की सेना सोवियत संघ में मॉस्को तक पहुंच गई और बाद में उसे बर्लिन पर खदेड़ा गया, तो इस ऐतिहासिक संघर्ष को लेकर हिंदी कवियों ने ढेरों कविताएं लिखी। मॉस्को मुक्ति पर मुक्तिबोध ने लाल सलाम कविता लिखी। शमशेर ने बाम 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 दिशा कविता द्वारा वामपंथी की अपरिहार्यता को रेखांकित किया। भारत का भूत वर्तमान और भविष्य का विधान लिए काल मान विज्ञ मार्क्स मान में तुला हुआ बाम 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 दिशा समय साम्यवाद। तो सोवियत रूस में जो नया देश और नया मानव निर्मित हो रहा था, यानी नया मानव कैसा, जो कि बताया गया कि जो लाल सेना के निर्णायक के रूप में जो वहाँ पर सेना तैयार की गई थी, वो जो निर्मित हुआ था, उसी ने ये विश्वास उत्पन्न किया था कि आज का समय साम्यवादी है। तो उन्होंने ये लोगों को विश्वास साम्यवादी है, सबको समान रूप से ही मिलकर के सबको समान रूप से कार्य करने का हक है और सबको समान रूप से ही जो भी जो एक तरीके से जो भी आर्थिक लाभ है वो भी सबको समान रूप से दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में जब सोवियत सेना ने चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में वहाँ की समाजवादी सरकारों को बचाने के लिए प्रवेश किया, जब स्टालिन के शासन में कई नकारात्मक पहलू सामने आए, जब अमेरिका के नेतृत्व में शीत युद्ध का प्रभाव तीसरी दुनिया के देशों के बुद्धिजीवियों में बढ़ने लगा, तो सोवियत संघ ही नहीं मार्क्सवाद के प्रति लेखकों और बुद्धिजीवियों का आकर्षण कम होने लगा। तो एक तरफ मार्क्सवाद चल रहा था, एक तरफ साम्यवाद, तीसरी तरफ लाल सेना, ये तीनों चीज़ें सामने आ गई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ये तीनों पक्ष भारी मतलब एक बहुत बड़े रूप में दिखाई देने लगे। कई ऐसे कवि जो आरंभ में प्रगतिवाद के साथ थे, बाद में उससे अलग ही नहीं उसके विरोधी भी हो गए। तो देखिए, देखने वाली बात क्या है यहाँ पर, देखिए पूरे समझने की बात की कि वामपंथी विचारधारा जो वो स्टार्ट तो हुई वो लाल सेना से प्रभावित होकर के, लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात है जहाँ हम देखते हैं मार्क्सवाद को, तो मार्क्सवाद शोषण और शोषित दोनों के बीच की बात आती है कि एक तबका है वो शोषण कर रहा है और दूसरा समाज का वो तबका है जो शोषित हो रहा है, वो किसी भी रूप में हो मतलब, और जो शोषण कर रहा है वो तबका या तो सरकार से जुड़ा हुआ है या किसी बड़े आर्थिक उससे जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से सबल है, इसलिए वो समाज में अपनी हैसियत बना करके रखे हुए और शोषण कर रहा है उन लोगों का जो लोग सामान्य हैं, जैसे जो उपनिवेश करते थे और वो करते थे और बाद में जमींदार वगैरह उनका तो हर तरीके से शोषण कर लिया करते थे। जो भी कंपनियां वगैरह स्टार्ट की गई वहाँ पर भी जो उन्होंने जो चीज़ें
अपनी ब्याज पर लगाई या जो भी चीज़ें उपनिवेश किया जिस काम का, उसमें उनको सामान्य जनता को हानि उठानी पड़ी। तो एक तो वो था, तो उसकी थी। दूसरी साम्यवाद की बात कि सबको समान रूप से होना चाहिए। देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये समाज की, बेशक हम एक अलग तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य को आप देखेंगे तो कभी भी देख, एक तो साम्यवाद कभी नहीं आ सकता। ये हमारा सिर्फ वहम है कि साम्यवाद होना चाहिए, लेकिन साम्यवाद हो नहीं सकता। बेशक हम शब्दों में हम लेकर के आ जाए, ये चलेगा कि शब्दों में हम साम्यवाद शब्द को लेकर के आ जाए। हमने मान लीजिए एक शॉप भी खोलते, छोटी सी उदाहरण दे रही हूँ, एक बाहर की एक छोटी सी शॉप भी आप खोलते, उसके अंदर आप एक जो एक दो सर्वेंट रखते हैं या एक दो जो है वो अपने यहाँ कोई ना कोई सैलरी बेस्ड किसी न किसी तरीके से कोई व्यक्ति नियुक्त करते हैं, तो उनको आप मालिक का दर्जा नहीं दे सकते, ना ही अपनी जो आपकी इनकम है वो पूरी दे सकते। तो समानता किस चीज़ की, साम्यवाद किस चीज़ का? ये तो कहने वाली बात हो गई ना। हम मुंह से तो बकवास इतनी सारी बोल देते, जैसे बहुत सारी बातें कह देते, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जब उस यथार्थ पर पहुँचते हैं, तो पता लगता है कि एक छोटे से काम को चलाने में 4 लोग अलग अलग भूमिका में होते हैं। कोई एम्प्लॉय होता है और कोई मालिक होता है। अब सब सारे एम्प्लॉय यदि कहें कि मैं मालिक बन जाऊं, तो मालिक कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है वो आपको मालिक क्यों बनने देगा? आप नहीं बन सकते। भाई पैसा जिसने लगाया उसका उसका पलड़ा ऊपर है। आप कहते हैं कि नहीं आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? जब पैसा मैंने लगाया तो पैसा भी मुझे ही रिटर्न होगा, तो मालिक कभी ये नहीं होने देगा। और नीचे वाले लोग कहेंगे कि मुझे मिलना चाहिए, तो फिर आप ही कभी अपनी खड़ी कर लेते। और जब बात आएगी आपको अपनी चीज़ें खड़ी करने की, तब भी आप नहीं चल सकते, क्योंकि जब आप खड़े होंगे मालिक बन के, तो आपको भी दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप दूसरे लोगों का सहारा लेंगे, तो फिर वो भी लोग कहीं ना कहीं नीचे हो गए फिर आपसे। तो यानी ये साम्यवाद कभी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पद देने ही पड़ते हैं। तो वो सामाजिक समानता, चाहे वो जातिगत समानता की बात करें या हम किसी और तरह की, ये समानता कभी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जिस पद पर है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये बात तब पता लगती है जब व्यक्ति उस पद पर जाकर के, जब तक वो व्यक्ति नीचे के पद पर है तब तक वो उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो भी निम्न पद पर कार्यरत लोग हैं, जो यानी छोटे पद पर कार्यरत हैं, आप मालिक हैं, लेकिन मालिक के अलावा जितने भी लोग किसी कार्य से जुड़े हुए होते हैं, चाहे एक शॉप से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग काम उतना ही करते हैं जितना एक मालिक करता है, बल्कि मालिक से कम ही मालिक कम करता है और आपको ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन भाई वो मालिक है, उसने अपना पैसा लगाया, चीज़ें लगाई, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और हाँ, आपको ये है कि वेतन आपको उससे अधिक मिलना चाहिए जो आजकल मिलता है। मतलब कम से कम इतना मिलना चाहिए कि उससे आपका जीवन सही ढंग से चल सके। जो सैलरी है, सैलरी का जो स्तर है, वो अब कुछ बढ़ना चाहिए, वो हम मान सकते हैं। लेकिन आप कहें कि एक ही जैसे पद होने चाहिए, नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी सिस्टम में अलग अलग पद पर अलग अलग ही व्यक्ति को दिया जाएगा, और वो व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है कि कौन व्यक्ति किस पद के योग्य, उसी को वो पद दिया जाएगा। तो एक तो साम्यवाद कभी नहीं आ सकता। दूसरी बात, हमने जो बात करते हैं हम जो मार्क्सवाद, तो साम्यवाद भी जातिगत, हम यदि साम्यवाद देखें तो वो भी साम्यवाद जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जहाँ हम अपनी बातों को रखते हैं बिना किसी चीज़ों को जान। मार्क्सवाद का भी यही है। और जहाँ तक हम सेना की बात करते हैं, तो सेना, चाहे वो लाल सेना के रूप में हो या किसी अन्य सेना के रूप में, सेना हमेशा ही किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी तरीके के जो सिस्टम कोई भी चले, लेकिन सिस्टम में को चलाने के लिए, समाज को सुरक्षा के लिए, सुरक्षा से जुड़ी हुई लोगों का गठन करना हमेशा ही आवश्यक रहा है और हमेशा आवश्यक रहेगा।
जब तक कोई चीज़ ना हो तब तक ठीक है, लेकिन समाज में छोटी से बड़ी कोई भी घटना हो तो हमें उन्हीं लोगों की ज़रूरत होती है जो उस कार्य से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमें सैनिकों की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें अन्य डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो लेखक लिखते हैं और जो लेखक बताते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो लेखक उस धरातल तक पहुंचते ही नहीं है जिस धरातल पर उनको पहुंचना चाहिए। वो उससे पहले ही बातें अपनी बातें रखने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने जब उनके साथ में जब ये अपना जो आंदोलन स्टार्ट किया था उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, नेताओं के पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, ये नहीं। जब आए उस पद पर तो सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। ये कहने वाली बातें, लेकिन भाई आप जब किसी की मीटिंग करेंगे तो क्या आपने घर के कमरे में कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपके लिए गवर्नमेंट का ही क्वार्टर ज़रूरी है, क्योंकि आपको 10 लोगों से मिलना पड़ता है। आप छोटे से घर में रहकर 4 लोगों को बुला कर के मीटिंग नहीं कर सकते। आपको एक सिस्टम के तहत, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप मेट्रो से कैसे जाएंगे? एक तो सारे लोग हैं, आपको घेर लेंगे, आपको और तरीके के नुकसान हो सकता है, आपकी सुरक्षा का भी दायरा बड़ा होता है। तो बहुत सी चीज़ें आदमी बाहर रह कर के उन चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको समझ नहीं पाता। उन आवश्यकताओं को व्यक्ति तभी महसूस कर सकता है जब उन पदों से जुड़ा हो या उसके परिवार का कोई व्यक्ति उन पदों से जुड़ा हो, तब उसको इन चीज़ों का महसूस है। तो आज हमने जाना वामपंथी विचारधारा और राजनीति का प्रभाव उस समय के लोगों पर कैसा था और किन चीज़ों के प्रभाव से वो प्रभावित हो रहे थे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब